बच्चों, आज हम निश्चित समाकलन में निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, अभी तक हम निश्चित समाकलन जो निकाल रहे थे उसमें सिर्फ लिमिट पुट कर रहे थे, क्योंकि जो अनिश्चित समाकलन हमने पढ़ा है उसमें प्रतिस्थापन विधि और आंशिक भिन्न विधि द्वारा समाकलन ज्ञात किए हैं। उनको निकालकर निश्चित समाकलन में सिर्फ हमें लिमिट रखनी होती है। लेकिन अगर हम निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म समझ लें या याद कर लें तो सवाल को करने में और हमें आसानी हो जाती है और हमें ये पता लग जाता है कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है यदि इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर हम लोग सवाल करें। और ये गुणधर्म ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे बता दिए गए हैं, इनको समझाया भी गया है, इनके प्रूफ भी हैं कि ये वास्तव में इसके बराबर होते हैं। और ये अब आपको समझने का विषय है ताकि आप इन्हें याद कर सकें और उसी के बेस पर सवाल निकालें। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि इन गुणधर्मों के आधार पर कितना आपको हेल्प मिलती है। नंबर 1, निश्चित समाकलन गुणधर्म में सबसे पहला गुण है लिमिट है a to b fx dx इज इक्वल टू a to b ft dt। मीन्स जब fx को t में कन्वर्ट कर लें यानी प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जब प्रतिस्थापित किया जाए तो आप दोनों चीज देख रहे हो, यहाँ a to b लिमिट है, यहाँ भी a to b लिमिट है, यानी लिमिट चेंज नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में जब ये ft आ जाएगा, ft का समाकलन निकलने के बाद t की वैल्यू दोबारा पुट करनी पड़ेगी। जिन सवालों में लिमिट ही चेंज कर लेते हैं उसमें t की वैल्यू दोबारा से पुट नहीं की जाती, यानी रखी नहीं जाती, आप डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो यह गुणधर्म दर्शाता है कि चर बदलने पर भी निश्चित समाकलन का मान नहीं बदलता। क्या बताता है कि अगर चर बदल जाए तो निश्चित समाकलन का मान नहीं बदलेगा। गुण नंबर 2, लिमिट a to b fx dx इक्वल टू, अगर लिमिट चेंज करनी पड़ जाए ये समझाने का विषय यह है कि गलती से अगर लिमिट आप चेंज कर भी दें तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट अपर में से लोअर लेस होती है तो अपर वो हो जाएगी, लोअर ये, तो माइनस के उसमें माइनस का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ लोअर ए थी, वहाँ अपर होगी ए, यहाँ अपर बी थी, यहाँ लोअर होगी बी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ माइनस आएगा। यह गुणधर्म दर्शाता है कि जब हम सीमाओं को परस्पर परिवर्तित करते हैं तब यह ऋणात्मक चिन्ह में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चों? गुण नंबर 3 में a to b fx dx, यहाँ a से लेके b तक a लोअर और अपर लिमिट है, इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हो सकते हैं, यानी इन लिमिट को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। जैसे h, मैंने योगफल की सीमा के आधार पर निश्चित समाकलन ज्ञात करने की विधि में मैंने h के आधार पर इसको बांटा था, a और b को, याद होगा बच्चों। तो ऐसे ही अगर इस लिमिट के बीच में कोई अन्य लिमिट भी आ जाती है, मान ली यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 और 3, और 1 और 3 के बीच में 2 आता है, तो 2 भी अगर मैं इसमें बीच में लिमिट रख के सवाल को करूं तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब शुरुआत हम लोअर से करेंगे और अपर पे एंड करेंगे। तो ए सी यानी बीच की कोई लिमिट है, सी यहाँ अपर हुई, सी यहाँ लोअर होगी, यानी ए सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी बी एफ एक्स डी एक्स, यानी ये अगर अपर है और ये लोअर है तो ये वास्तव में कट भी जाएंगी आपस में। तो हमारी अगर मेन लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है, तो इसके आधार पर हम लाई उसी लिमिट में कर रहे हैं, तो इन दोनों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन इससे आएगा वही इन दोनों से आएगा। तो यह गुणधर्म ये दर्शाता है कि यदि किसी लिमिट के बीच में अन्य लिमिट भी आ जाती है और उसको हम तोड़कर योगफल के रूप में लिखें तो उसके निश्चित समाकलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए आप 4th रूल, सबसे इम्पोर्टेंट और यहाँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और सबसे ज़्यादा सवालों में यूज़ किए जाने वाला आपका गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है। लिमिट है a to b fx dx। हम अगर फलन में a to b लिमिट होगी f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स भी लिखें
यानी इन दोनों का योग में से x को लेस कर दें, फंक्शन में रखें, तब इसको निकालें, तब भी इसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यह गुणधर्म यह दर्शाता है यदि सीमाओं के योग में से फलन के चर को घटा भी दिया जाए तो निश्चित समाकलन के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुण नंबर 4 के बाद आता है फिफ्थ 0 to, यहाँ लिमिट होता है 0 to a fx dx, यानी ये एक तरीके से 4th का ही भाग है। इसमें 0 हो जाता है तो a 0 होने पर यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा a माइनस एक्स, जहाँ a प्लस b था, तो 0 to a f a माइनस एक्स dx, यानी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से करने पर जो पहले प्रॉपर्टी है सेम वही प्रॉपर्टी है। अब नियम नंबर आ जाता है आपका ये है आपका 6th, इसमें लिमिट है 0 to 2a fx dx। अब अगर हम 2a को यहाँ से इस तरीके से लिख दें, क्योंकि 2a लिमिट है a, दो भागों में बांट दें, एक 0 to a fx dx प्लस 0 to a 2a माइनस एक्स, यानी एक रूल ये हो जाए, एक रूल वो हो जाए जो सिंपल होता है बिल्कुल। 0 to a लिमिट वही रहेगी, प्लस में वो अपर में अपर ही रहेगी, दोनों का योग 2a है, तो 2a माइनस एक्स, तब भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि मान इक्वल आते हैं। रूल नंबर 7th है यदि लिमिट है आपकी 0 to a fx dx इक्वल टू, तो इसके दो भाग होंगे, यानी अब हम यह तो इसको निकाल लें, कहने का मेरा मतलब है अब हम क्या करें, फलन को यह तो आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, या अगर डायरेक्ट आंसर ही चाहिए निश्चित समाकलन में तो आपको लिमिट रखने का खेल होता है कि लिमिट रखनी है और बाद में वैल्यू आपकी चेंज होनी है। जो समाकलन देखो अनिश्चित समाकलन में जो समाकलन के बाद वैल्यू आया करती थी वो हम रख दिया करते थे, लेकिन अब उस वैल्यू में लिमिट भी रखनी होती है, दैट मीन्स आंसर बदल जाएगा। अगर वही चीज हमें बिना निकाले पता चल जाए, मान ली हमें समाकलन बिना निकालना पड़े और हमारा आंसर हमें पता लग जाए कि ये आना चाहिए, तो ऐसी स्थिति की ये प्रॉपर्टी है जो हम समझ रहे हैं। तो यहाँ लिमिट 0 to 2a fx dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ लिमिट 2 को बाहर निकाला जा सकता है 2 0 to a fx dx, यदि अगर हम इसमें रखे थे f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, यानी दोनों के मान फंक्शन में फंक्शन fx और 2a माइनस एक्स दोनों सेम आ जाएं, तब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वल ना आए, एक आपका प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो ऐसी स्थिति में उसका निश्चित समाकलन 0 होगा, यानी आप डायरेक्ट ही रख देंगे, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। इस नियम को, इस गुणधर्म को बताने का मेन मकसद भी यही है। समझ में आया होगा बच्चों। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी जो लास्ट है वो है इसमें माइनस a to a हो गया। अगर लिमिट आपकी माइनस a to a है fx dx से, तो आप इसे यहाँ लिख सकते हैं 0 to a। ये मुझे लग रहा है गलती से यहाँ कुछ a लिखा गया है, ये 2 है भैया, क्या है 2, ये 2 लिख देता हूँ, ये 2 है, ये गलती से a लिखा गया था। 0 to a fx dx, सेम वही बात, अगर fx इज इक्वल टू fx हो, यानी दोनों बराबर आ जाए, दोनों मान एक दूसरे के इक्वल हो, fx इक्वल टू x, मेरा कहने का मतलब इसमें गलती होगी थोड़ी सी, fx इज इक्वल टू x तो होगा ही, यहाँ अगर ये माइनस fx इज इक्वल टू fx के इक्वल आ जाए तो मान लीजिए इसका समाकलन आप कर सकते हैं। अगर ये इक्वल ना आए, माइनस fx इक्वल टू माइनस fx आ जाए, तो ये इक्वल टू 0 होगा, यानी आप डायरेक्ट इसका मान रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रॉपर्टी थी जो मैंने बताने का प्रयास किया, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब इसी के आधार पर हम सवाल करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज करके सवालों को कर लेते हैं और इनके फायदे हमारे हो जाते हैं। तो आप देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 9। इसने कहा सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 रूट कोट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट कोट एक्स इक्वल टू π/4
ये भैया 18 में पूछा गया है, 2018 में। तो इसे समझ लीजिए। अब हम इसको या तो हल करें या हम लोग थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन में मैंने इसको 0 to π/2 करके मैंने इसको चेंज कर लिया थोड़ा सा। आप भी चेंज कर रहे होंगे। cos x अपॉन sin x 1 प्लस रूट cos x अपॉन रूट sin x dx, फिर 0 π/2। अब एलसीएम जब मैं लूंगा रूट साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट कोस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डीएक्स। अब हमारे पास या तो समाकलन निकालिए या इसमें प्रॉपर्टी लगा के इसको आराम से आसान कर लीजिए और डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था प्रॉपर्टी नंबर 4 जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली प्रॉपर्टी रहेगी, आपको बताया था 4 या 5। तो आप इसको आई लेट कर लीजिए, आई मान लीजिए, यानी एक फलन आपका ये है। अब आप लिखेंगे गुणधर्म 4 के अनुसार, काय के अनुसार, या आगे ब्रैकेट में लिख देंगे आई इक्वल टू 0 to π/2 ब्रैकेट cos π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स cos π/2 माइनस। ठीक है बेटा। अब ये क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, आप समझ गए होंगे। गुणधर्म नंबर 4 जिसमें आपको ये बताया गया था, अब चलो नोट भी करा देता हूं। 0 to a f(x) dx, वो बताया था 0 to a f a माइनस एक्स dx। और मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूं, कहा क्या था कि इनके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इसके ऐसा करने से हमें फायदा हो जा रहा है, एक नया फलन और बन रहा है। तो अब यहां बन के आया आपका लिमिट तो 0 to π/2 होगी, ये बन गया, ऊपर जो बन गया रूट साइन एक्स हो गया 90 माइनस थीटा, रूट कोस एक्स हो गया, रूट साइन एक्स हो गया। तो ऐसे सवालों से आपको ये सीख मिलती है, ये आई हो गया दूसरा आई, कि देखिए पहला जो हमने माना था वो था यहाँ रूट एक्स, वही फंक्शन जो दूसरे में हमने इसको चेंज कर दिया प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के। दोनों फलन में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ कोस है वहां साइन है, और ये चेंज हो गए, यहाँ कोस हो गया साइन हो गया, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है। तो अगर दोनों को जोड़ दूं, जोड़ने पर तो आई प्लस आई, और लिमिट सेम रहेगी क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है, तो एक ही छत डाल देंगे हम दोनों की। ऊपर साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, ये एलसीएम आ गया, ये नीचे वाला। तो आप देख रहे हैं आपने समाकलन नहीं निकाला बेटा, किसी ने भी समाकलन नहीं निकाला, प्रॉपर्टी के आधार पर ये कैंसिल कर दिया। तो अब जब ये कैंसिल हो गया तो आप सीधी सी बात ये है कि ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 2i। तो जब ये 1 हो गया तो 1 का क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, 2i इक्वल टू एक्स, और लिमिट है आपकी π/2 इक्वल टू 0। 2i जब मैं इस लिमिट को रखूंगा तो π/2 हो गया माइनस 0 हो गया, दैट मीन्स i इक्वल टू π/4, जो हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। तो आपने देखा होगा बच्चों, हमने समाकलन नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया, और हमारा समाकलन इतना आसान हो गया कि हमें डायरेक्ट सिर्फ लास्ट में एक छोटा सा काम करना पड़ा, और वही उसी काम के बाद हमारा आंसर आ जाता है। तो इन सभी में हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
और बहुत सारे सवाल बताए जाएंगे, क्योंकि बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल निश्चित समाकलन से आते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो बेटा यहीं समाप्त करते हैं। कल हम नई वीडियो के साथ इससे आगे के सवाल बताएंगे। आप पहले आज प्रॉपर्टी को दिमाग में रख लीजिए। इससे ज्यादा सवाल मैं इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ कि आज आपके प्रॉपर्टी ध्यान रह जानी चाहिए, याद रह जानी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।